आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत आज हम इटली में फासीवाद के बारे में पढ़ेंगे। अगर इटली में फासीवाद के आधार की बात करें तो ये इसमें हेगल का जो सर्वशक्तिवाद सिद्धांत है, जिसमें राज्य साध्य है और मानव साधन है, मतलब कि मनुष्य राज्य के लिए बना है और राज्य मनुष्य के लिए नहीं बना है, ये आधार प्रमुख था। इटली में जो फासीवाद की शुरुआत मुसोलिनी के द्वारा की गई। मार्च 1919 में इटली के मिलान नामक स्थान पर मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी का गठन किया। इस फासिस्ट पार्टी का उद्देश्य लोकतंत्र व समाजवाद के विरुद्ध कार्य करना था। फासिस्ट जो है फासिस्ट पार्टी के सदस्य या फासीवादी सदस्य काली कमीज पहनते थे, इसलिए इसे काली कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था। इस दल के सदस्य अनुशासन प्रिय थे और अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखते थे। मुसोलिनी इस काली कुर्ती दल का प्रधान कमांडर था। मुसोलिनी को ड्यूस कहा जाता था। फासिस्ट पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन अक्टूबर 1922 में नेपल्स में आयोजित किया गया था। अगर हम फासीवाद के स्वरूप की बात करें तो इसका जो स्वरूप वो विरोधी था, जैसे पूंजीवाद का विरोधी था, ये लोकतंत्र का विरोधी था, साम्यवाद का विरोधी था, बुद्धिवाद व विज्ञानवाद का विरोधी था, स्वतंत्रता व समानता का विरोधी था। फासीवाद जो है वो हेगल के जो सर्वशक्तिवाद सिद्धांत एवं आदर्शवादी राज्य के सिद्धांत को मानता था। फासीवाद को एक तरह से अवसरवादी दर्शन भी कहा जाता था। अब जो है हम इटली में फासीवाद के उदय के क्या कारण रहे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो पेरिस शांति सम्मेलन से प्राप्त जो असंतोष व निराशा को मान सकते हैं। इस सम्मेलन से इटली को कोई प्रदेश प्राप्त नहीं हुआ। इस सम्मेलन से पहले लंदन की संधि के तहत जो है टाइरल अल्बानिया फ्यूम और डालमेशिया का जो है मित्र राष्ट्रों ने इटली को देने का वादा किया था। प्रथम विश्व युद्ध में इटली के सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था। सैनिक जो है वो पदोन्नति प्राप्त नहीं होने के कारण भी असंतुष्ट थे, इसलिए इटली के सैनिकों ने गणतंत्र का विरोध किया और मुसोलिनी का साथ दिया। इसके अलावा इटली की आर्थिक स्थिति का दयनीय होना ये भी एक कारण है, क्योंकि युद्ध में जो है जनधन की हानि होती है, व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधों का पतन होता है और राष्ट्र जो है भूखमरी और बेरोजगारी के कगार पर पहुंच जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में भी यही हुआ। इटली में यह कहा जाने लगा कि हमने युद्ध में विजय तो प्राप्त कर ली, परंतु अपने राष्ट्र की शांति को खो दिया। इसके अलावा उदय का कारण हीगल का सर्वशक्तिवाद सिद्धांत भी माना जाता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि फासिस्ट पार्टी जो है हीगल के मत पर कार्य करती थी। हीगल ने राज्य के ईश्वरीय स्वरूप का प्रतिपादन किया और राज्य को विश्व आत्मा की संज्ञा दी। हीगल ने जो है राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन माना और कहा कि राज्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो फासिस्ट पार्टी से पहले इटली में गणतंत्र की सरकार थी, यह सरकार आर्थिक स्तर पर इटली का विकास नहीं कर पाई थी और न ही इटली को जो है फ्यूम बंदरगाह मिला, न ही अफ्रीका
का जो है ट्यूनिस प्रदेश प्राप्त हुआ था। फांसीवाद से पहले इटली का जो सम्राट है विक्टर एमेनुअल तृतीय था और उसके प्रधानमंत्री का नाम जो है जियालिटी था। सेना, किसान, व्यापारी, श्रमिक सभी वर्ग जो है इनके खिलाफ हो गए थे और इसका फायदा जो है मुसोलिनी को मिला। इसके अलावा इसके उदय इटली में जो है फांसीवाद के उदय का कारण जो है मुसोलिनी का नेतृत्व को भी माना जाता है। मुसोलिनी इटली का एक महान योद्धा माना जाता है। प्रारंभ में इस पर जो है पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव था। इसके बाद जो है इस पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। मुसोलिनी ने जो है इटालिया पोपोलो नामक समाचार पत्र में समाजवाद व गणतंत्रवाद के खिलाफ लेख प्रकाशित किए। मुसोलिनी जो है नेपोलियन को अपना आदर्श मानता था और इनका जो नारा था मुसोलिनी का वो था कि विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो। अब जो है इटली में फांसीवाद का विकास किस तरह से हुआ ये देखेंगे। मुसोलिनी ने फांसीवाद के विकास के लिए अक्टूबर 1922 में वहाँ की सरकार के समक्ष कुछ मांगे रखी, जिनमें एक तो इटली में कि तुरंत चुनाव कराए जाए, दूसरा कि आर्थिक सुधार किए जाए। इसके अलावा इटली के कैबिनेट में 5 फासिस्ट सदस्यों को अनिवार्य रूप से रखा जाए। मुसोलिनी की मांगों को नहीं माना गया, अतः मुसोलिनी ने अपने 50,000 स्वयंसेवकों के साथ रोम पर आक्रमण कर दिया अक्टूबर 1922 में। और जो है मुसोलिनी ने इटली में अधिनायकत्ववाद की स्थापना की, अधिनायक तंत्र की स्थापना की और शासन चलाने के लिए जो है नए अंगों का निर्माण किया, जैसे एक मिनिस्ट्री, इसी तरह से ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी, पार्लियामेंट जिसमें 2 सदन थे। मुसोलिनी ने जो है प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीकरण कर दिया और जो है नगरों का प्रशासन चलाने के लिए भी जो है अधिकारी की नियुक्ति कर दी। इसके अलावा जो है फासिस्ट युवा संगठन का गठन किया गया, क्योंकि मुसोलिनी का मानना था कि इटली का विकास जो है वो युवा वर्ग ही कर सकता है और युवा वर्ग के माध्यम से ही जो है फांसीवाद का प्रचार प्रसार संभव है। अतः जो है मुसोलिनी के कहने पर फांसीवाद के प्रचार के लिए योजनाएं लागू की गई और कई युवा संगठन बनाए गए, जिसमें जो है वालिल्ला संगठन जो 8 से 14 वर्ष के किशोरों का संगठन था। इसके अलावा अवान गार्डियन, इसमें 15 से 18 वर्ष के किशोरों को शामिल किया जाता था फासिस्ट दल में। गियोवानी फासिस्ट, इसमें 18 से 21 वर्ष के किशोरों को शामिल किया जाता था। इसके अलावा जो है सिंडिकेट व्यवस्था की स्थापना की मुसोलिनी ने 1926 में, जिसका उद्देश्य जो है उद्योगपति व श्रमिकों के बीच संघर्ष को समाप्त करना था और दोनों के बीच जो है समन्वय स्थापित करना था। मुसोलिनी ने इटली की अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रयास किए और निगम की स्थापना की। इस निगम का जो कार्य था वो आर्थिक क्षेत्र में सुझाव देना था, जिसमें उत्पादन, क्रय विक्रय व वितरण की प्रक्रिया को बताना था। इस निगम में जो है उद्योगपति व मजदूरों के प्रतिनिधि दोनों की संख्या समान थी। इसके अलावा मुसोलिनी ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धर्म का सहारा लिया और पोप के साथ लैटरन समझौता किया। ये समझौता जो है
इसके तहत जो है रोमन कैथोलिक धर्म को इटली का राष्ट्रीय धर्म स्वीकार कर लिया और इटली की सरकार ने जो चर्च की संपत्ति है जब्त की थी उसे पुनः चर्च को देने का वायदा किया और पोप की संप्रभुता में वेटिकन नगर को स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया गया और इटली में जो धर्म अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार पोप को दिया जाएगा, परंतु नियुक्ति से पहले जो है सरकार के द्वारा जांच की जाएगी। जहाँ तक मुसोलिनी की विदेश नीति का प्रश्न है, तो मुसोलिनी ने अपनी विदेश नीति के तहत ये नारा दिया था कि इटली का जो विस्तार है उसके लिए जन्म और मरण का प्रश्न है। मुसोलिनी का मानना था कि यदि इटली का विस्तार नहीं होगा तो इटली का विनाश हो जाएगा और उनका जो मुख्य उद्देश्य था विदेश नीति का वो था कि भूमध्य सागर क्षेत्र में व अफ्रीका में इटली का औपनिवेशिक विस्तार किया जाए और जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इटली की स्थिति मजबूत करना और इटली को सम्मान दिलाना। इसी के तहत 1923 में इटली के द्वारा रोड्स डाडेकनिज नामक द्वीपों पर अधिकार कर लिया गया। ये जो द्वीप थे वो भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में स्थित थे। विदेश नीति में जो है मुसोलिनी की प्रथम विजय थी। इसके अलावा जो है मुसोलिनी ने अपने जो सेनापति है डियाज उसको यूनान पर आक्रमण करने के लिए भेजा और इस अभियान में जो है उनके सेनापति की मृत्यु हो गई। अपने सेनापति की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो है मुसोलिनी ने यूनान पर आक्रमण किया और जो है कर्फ्यू को इटली में शामिल कर लिया। ये एक प्रकार से जो है उनकी खुली चुनौती थी विशेषकर राष्ट्रसंघ को। इसके अलावा जो है फ्यूम और अल्बानिया पर भी मुसोलिनी ने अधिकार कर लिया था। इटली ने जो है यूगोस्लाविया के साथ फ्यूम बंदरगाह के लिए युद्ध किया जिसमें मुसोलिनी को सफलता मिली। इसी तरह से जो है मुसोलिनी ने अल्बानिया को भी अपने अधिकार में कर लिया। 1936 में इटली व जर्मनी के बीच संधि हो गई और इसके परिणाम स्वरूप जो है रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ और 1938 में जापान भी इसमें शामिल हो गया। इन तीनों देशों ने एक दूसरे को सैनिक सहायता देने का निर्णय लिया। इटली ने जो है 1937 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी और मुसोलिनी के द्वारा जो है जो ये रोम बर्लिन टोक्यो धुरी संघ को जो है कोमिटार्न विरोधी संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मुसोलिनी की विदेश नीति थी।